हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई पर पूरा का पूरा फोकस होएगा। यस बेटा, सभी बढ़िया है, आ गए हैं सभी? ओके जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आज इस चैप्टर को समाप्त करते बेटा। अब इस चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें बच गई हैं, उनको पढ़ते हैं और इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। आई होप आपको आवाज भी आ रही होगी, सुनाई भी दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग यहाँ पर कल हमने इस चैप्टर में बीज पढ़ा था। बीज किससे बना हुआ था, किसका प्रोडक्ट था? सर, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है। निषेचित बीजांड को हम क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, बातें हम कम करेंगे क्योंकि अभी रह रही हैं चीजें और मेरे पास एक निश्चित समय काल है, 1 घंटा 45 मिनट का, तो मेरे को वो पूरा कवर भी कराना है और कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम ये टॉपिक पूरा कवर कर ले, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी। सर, पॉलीगोनम क्या होता है बेटा? रोहिणी, पॉलीगोनम भ्रूण कोश का नाम है जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक थे। इस भ्रूण कोश को हम बोलते हैं पॉलीगोनम भ्रूण कोश। ठीक है बेटा, बताया था ये चीज मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो। सो बीज हम पढ़ रहे थे बेटा। बीज निषेचित बीजांड था। बीज किससे बना हुआ था? बीज आवरण से। बाहर वाला टेस्ट, अंदर वाला टैगमेन। भ्रूण पाया जा रहा था बीज के अंदर, जिसमें एक भ्रूणीय अक्ष थी जिसको हमने अंकुआ या धुरी बोला था और इंग्लिश में टिगेलम बोला था। 2 बीज पत्र हो सकते हैं, 1 बीज पत्र होता है। फिर एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष या तो होगा या नहीं होगा, यानी बीज भ्रूणपोषी या अभ्रूणपोषी होएगा। दोनों के एग्जाम्पल्स आपने याद रखने थे। पर ये भ्रूणपोष केवल 3 एग्जाम्पल याद रखने थे, काली मिर्च, चुकंदर और अरंड। इनमें ये पाया जा रहा था। यहां तक हम लोगों ने बात करी थी। फिर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, भ्रूणपोषी बीज कौन से, अभ्रूणपोषी बीज कौन से, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख ली थी किसकी हम लोगों ने? सीड की। एक बीज पत्री की स्ट्रक्चर देख ली थी। एडवांटेज देख लिए थे कल हमने बीजों के, क्या एडवांटेज है, क्या फायदे हैं। हमने जीवन क्षमता भी बात कर ली थी। 2 एग्जाम्पल बोले थे, एक ल्यूपिनस आर्टिकस का और एक फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा का। ये हम लोगों ने कल एंड तक जो क्लास हुई थी वहां तक, यहां तक की बात हम लोग कर चुके थे। ठीक है जी। सर, पेरिस्पर्म क्या है? वेल डन प्रशांत द्विवेदी, बहुत ही बढ़िया। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे बेटा। अब इसके आगे हमें आगे बात करनी थी। जो थोड़ी बहुत चीजें बच गई हैं बीज की, वो पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक है। और कोई बच्चा जिसको ये नहीं पता कि पेरिस्पर्म क्या है? कोई है ऐसा बालक जिसको ये नहीं पता कि ये पेरिस्पर्म क्या है? कोई है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता कि पेरिस्पर्म क्या है? भूमि, आपको नहीं पता? सर, एरिल क्या है? और कोई? एरिल क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं पता एरिल कौन है, पेरिस्पर्म कौन है? जिनको नहीं पता है, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, ये बॉटनी का ये वाला जो चैप्टर है 12th क्लास का, आज हो जाएगा कंप्लीट। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस चैप्टर को ना पूरा वापस से पढ़ो। अगर आप बीच में आए हो या एंड में आए हो, स्टार्टिंग से अगर आप आए हो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से अगर आप आए हो, तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन अराइज ना करते कि सर एरिल क्या है, सर पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष क्या है। ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हो तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि या तो आप बीच में आए हो इस चैप्टर के, या आप इस चैप्टर के एंड में आए हो। अगर स्टार्टिंग से आए होते तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लीची में तीसरा अध्यावरण जो खाने योग्य होता है उसका नाम एरिल होता है। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म बचा हुआ बीजांड का है, पेरिस्पर्म कहलाता है। चलिए जी, आगे बढ़ते बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना था, इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो ये कि एक फल के अंदर बीज कितने होते हैं, बीजों की संख्या कितनी होती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक फल है उसके अंदर कितने बीज होंगे? हाँ जी सर, मोनोकॉट्स में एपिफाइशियल सेल नहीं होती है? होती है बेटा, बिल्कुल होती है। वही तो मूल गोप बना रही थी ना। यस, एक फल के अंदर बीजों की संख्या कितनी होती है? सर, एक भी होती है, कई सारे भी होते हैं, है ना। एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे, गेहूं में फटाफट मुझे बताएंगे, गेहूं में 1 है ना, सभी को याद है पक्का। चले, आर्किड में ये पढ़ा हुआ है आपने, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। आर्किड में बेटा
सर क्वेश्चन करवाएंगे लास्ट में बेटा, लास्ट में, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद लास्ट में अनेक, याद आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर यहां पर बात जो आ रही थी, डिपेंड किस पर करेगा, बीजों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी सर, बीजांड की संख्या। बीजांड अगर एक है अंडाशय के अंदर तो एक बीज, बीजांड अगर कई सारे हैं तो कई सारे बीज, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपने 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पहला बिंदु बहुत सीधा सीधा बेटा, कि आमतौर पर अंडाशय में बीजांडों की संख्या के बराबर या उससे कम होती है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसकी संख्या, जितनी बीजांडों की संख्या मिल रही है उतने क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, या थोड़े बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत नष्ट भी हो सकता है बीजांड। मान लो बीजांड परिपक्व नहीं हुआ है तो वो बीज में नहीं बदला। मान लो एक अंडाशय है जिसके अंदर इस तरीके से कई सारे बीजांड थे, ठीक है, कई सारे बीजांड थे। अब इनमें से ये मतलब कई सारे होंगे जिसमें से मान लो ये परिपक्व नहीं हुआ तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा। तो मान लो 3 है तो 3 क्या बनने चाहिए थे, बीज, लेकिन ये एक डीजनरेट हो गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया, नहीं क्रियाशील हो पाया, हो गई, यहां पर दिक्कतें आ गई हैं। तो कितने बच गए, 2 बच गए। तो हम नॉर्मली यही तो बोलेंगे कि एक अंडाशय के अंदर बीजांडों की संख्या किस पर निर्भर कर रही है सर बीजांड की एक फल के अंदर बीजों की संख्या किस पर निर्भर कर रही है। ऑब्वियस सी बात है सर, बीजांड की संख्या, जितनी बीजांड की संख्या उतने ही क्या बनेंगे, बीज, या उससे थोड़े कम बन सकते हैं कि कुछ अगर डीजनरेट भी हो गए, कुछ नष्ट भी हो गए तो थोड़े से कम हो जाएंगे। हाँ, क्लियर है, चले आगे। रही सहमत? नहीं होती है बेटा, आयान उल्ला मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं एक बार पूछ लूंगा। यस, यहां तक की बात क्लियर है, पक्का? आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो अंडाशय में बीजांडों की संख्या के बराबर होती है किसकी संख्या, बीज की संख्या। अब 3 एग्जाम्पल आपने याद रखने, एक है आर्किड, एक है ओरोबैंकी और एक है स्ट्राइगा। 3 एग्जाम्पल याद रखने बेटा, तीनों से प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन सा? एक आर्किड याद रखना है, एक ओरोबैंकी और एक स्ट्राइगा। ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। इन 3 एग्जाम्पल में ये तीनों प्लांट के नेम हैं। किसके नेम है? प्लांट्स के नेम है, पादप के नाम है। इन तीनों पादपों के जो फल जो होंगे, उस फलों के अंदर जो बीज जो होंगे, उन बीजों की संख्या बहुत ज्यादा, हजारों की तादाद में क्या है, बीज है। यानी बीज बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बीज है, छोटे छोटे बीज है, छोटे छोटे बीज है। एम्ब्रियो चैप्टर में प्रोटीन नहीं लिखा है सर, प्लीज चेक, मैं देख लूंगा मेरे भाई, एक बार यहां पर अभी फोकस करें। यहां पर फोकस करें प्लीज, अगर आप बिना आवाज बिना बातें किए अगर यहां पर फोकस कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया है, प्लीज ऐसे नहीं, क्लासेस में या तो देखिए जितने बच्चे आज मुझे दिखाई दे रहे हैं इतने से कम थे कल बच्चे, इट मींस आपने को कल का लेक्चर नहीं लिया या तो, और अगर लिया है तो बाद में लिया है, ठीक है। तो क्लासेस के लेक्चर जरूर लिया करें। तो आर्किड जो है इसमें हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, छोटे 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 लघु बीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। सिमिलरली ओरोबैंकी और स्ट्राइगा जो है इसके अंदर भी ऐसे हजारों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं, कई बीज पाए जाते हैं। तो आपसे कोई पूछे सूक्ष्म बीज किस में पाए जाते हैं, आर्किड में थाउजेंड्स की नंबर में पाए जाते हैं, ओरोबैंकी स्ट्राइगा में थाउजेंड्स में बीज पाए जाते हैं। बस ये जो है, ये ओरोबैंकी स्ट्राइगा, ये जो नाम आपने शायद पहली बार सुना हो, ये जो है ये आपके परजीवी पादप होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? परजीवी क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए, आवास के लिए। किसके लिए? भोजन के लिए, आवास के लिए, जिन दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? परजीवी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा, इनमें बीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कैसे है सर? ये परजीवी प्रजाति के पादप होते हैं जिनके फलों में ढेर सारे क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं। अब सर ये किसके ऊपर, ये किसके ऊपर सर, ये किसके ऊपर है परजीवी? ये परजीविता किसके ऊपर दर्शा रहे हैं? किसके ऊपर परजीविता दर्शा रहे? ये भी क्वेश्चन है कि ये किसके ऊपर परजीविता दर्शाते हैं, ये भी एक प्रश्न है। हालांकि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। ये है परजीवी पादप, जो बेसिकली आपके लेग्यूम पादप जो होता है,
लेग्यूम पादप जो होते हैं, जैसे आपकी दालें हो गई हैं, मटर हो गया है, ठीक है, उनके ऊपर परजीविता दिखाता है कौन? ओरोबैंकी। जबकि स्ट्राइगा जो होता है, जो हमारे अनाज जो होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, है ना, इनके ऊपर, अनाज के ऊपर, यानी अनाज वाले जो पादप जो होते हैं, जिनको हम सीरियल्स बोल देते हैं, ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं, उन पर स्ट्राइगा जो होता है वो एक परजीवी पादप की तरह उगता है। ठीक है, तो लेग्यूम पादपों के ऊपर ओरोबैंकी और अनाजों के ऊपर स्ट्राइगा जो होता है वो परजीवी प्रजातियों की तरह उगता है। और इन दोनों में क्या पाए जाते हैं? कई सारे बीज पाए जाते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई है? यहां तक ये तीन बिंदु, यहां तक ये तीन बिंदु समझ में आए हैं? एक और चीज, एक और एग्जाम्पल आपने याद रखना है, और वो है अंजीर। एक और एग्जाम्पल आपने याद रखना है, और वो क्या याद रखना है? अंजीर। आर्किड भी याद रखना, ओरोबैंकी भी याद रखना, स्ट्राइगा भी याद रखना, और अंजीर भी याद रखना। अंजीर में भी कई बीज पाए जाते हैं। अंजीर में भी क्या पाए जाते हैं? कई सारे बीज पाए जाते हैं। ठीक है जी, डन। तो अंजीर जो होता है उसमें भी क्या होता है? कई सारे बीज पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आप इनको देख सकते हैं? यस, देख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। लेकर आइए, बाजार में मिल जाता है, अंजीर मिल जाता है, उसको लेकर आइए, खोलिए, दिख जाएंगे आपको बहुत सारे, ढेरों छोटे छोटे बीज दिख जाएंगे। खाएंगे, चर चर सी आवाज आएगी आपके दांतों के बीच में। जब बीज फंसेगा, छोटे छोटे होते हैं, तो फील कर पाएंगे आप इसको। अंजीरों के अंदर ढेर सारे क्या आते हैं? बीज होते हैं। ठीक है जी, ओके, चले आगे। सर अंजीर परजीवी होता है? नहीं बेटा, अंजीर परजीवी नहीं है। ये दोनों जो हैं ये परजीवी है। अंजीर परजीवी नहीं है, ये दोनों जो हैं ये परजीवी के उदाहरण है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले का कारक। यानी बीज को अगर अंकुरित कराना है तो कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल होंगे कि बीज का अंकुरण हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? आपके हिसाब से कौन कौन से वो फैक्टर है? क्या आपके हिसाब से पोषक पदार्थ जरूरी है बीजों के अंकुरण के लिए? जल जरूरी है बीजों के अंकुरण के लिए? ऑक्सीजन जरूरी है बीजों के अंकुरण के लिए, है ना? तापमान, एक निश्चित तापमान जरूरी है बीजों के अंकुरण के लिए। क्या ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई? तो बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बहुत सीधे सीधे कारक है। सबसे पहला नमी या पानी। 70 to 95% जो है क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। किसको अंकुरित करने के लिए? सर बीजों को अंकुरित करने के लिए। ऑक्सीजन चाहिए होती है किसको अंकुरित करने के लिए? ऑक्सीजन क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन आपको चाहिए? बताइए, क्या 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 ऑक्सीजन आपको चाहिए? हाँ, हमें चाहिए। हाँ, किस लिए चाहिए? श्वसन के लिए चाहिए ना, है ना? तो क्या प्लांट श्वसन नहीं करते हैं? आपके हिसाब से प्लांट श्वसन करते हैं? करते हैं, प्लांट्स भी श्वसन करते हैं। तो प्लांट्स को श्वसन करने के लिए क्या चाहिए? सर ऑक्सीजन चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये ऑक्सीजन और ये नमी एक बीज के अंदर कहां से एंटर करेंगे? यस जितेंद्र कुमार, सोचो कहां से एंटर करेंगे? वेल डन, बहुत ही बढ़िया। कोई द्वार था, कोई छेद था, कोई था, कुछ था, क्या नाम था उसका? बीजांड द्वार था ना, छिद्र था ना, वहीं से एंटर करेंगे बस, सीधा सीधा। तो नमी चाहिए या जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और साथ साथ क्या चाहिए भैया? तापमान चाहिए। सर लगभग लगभग तापमान कितना चाहिए होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है किसको? बीजों को अंकुरित करने के लिए। लेकिन क्या हर एक बीज के लिए इतना होना चाहिए? कई ऐसे भी बीज है जो आपके रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं, है ना, है ना? तो ये एक एवरेज टेम्परेचर लिया गया है कि औसतन एक तापमान जो होता है पादपों के बीजों के अंकुरण के लिए वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पोषक पदार्थ होने चाहिए। पोषणीय पदार्थ किसके अंदर होने चाहिए? सर बीजों के आसपास होने चाहिए, बीज के अंदर होने चाहिए? जरा सोचिए, पोषक पदार्थ अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या बीज अंकुरित हो पाएगा? नहीं सर। अब वो पोषक पदार्थ कहां पर थे? सर द्विबीजपत्री में तो 2 बीजपत्र में थे, और 1 बीजपत्री में 1 बीजपत्र और भ्रूण पोष में थे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई?
देखते हैं, वापस से बोल रहा हूं, बीज के अंदर भ्रूण है, बीज से अंकुरित होकर एक नया पेड़ बनेगा, कौन बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। अब बीज के अंदर पोषक पदार्थ होने चाहिए, द्विबीजपत्री बीज जो है उसके अंदर पोषक पदार्थ कहां है? 2 बीज पत्रों में है। एक बीज पत्री जो उसके अंदर पोषक पदार्थ कहां है? एक बीज पत्र और भ्रूण पोष में है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? क्या ये चीज क्लियर है? डन? पक्का? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कल हम लोगों ने ये बातें कर ली थी, कल भी बात करी थी, पहले भी बात कर ली है, ठीक है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कुल मिलाकर बीजों के अंकुरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बीजों से जो वर्ड यहां पर लिखे हैं वो सारे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पर आते हैं, दैट इज फल। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, फलों का अध्ययन। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बात करी, फलों के अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पोमोलॉजी। और पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। फल किससे विकसित होता है? ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। फल का निर्माण किससे होता है? सर, अंडाशय से होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, अगर ये अंडाशय है, तो यही अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है? निषेचन के पश्चात या दोहरे निषेचन के पश्चात किसका निर्माण करता है? सर, फलों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फलों का निर्माण करता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, सोच समझकर मुझे आंसर देना, बहुत सीधा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रश्न दे रखा है, फटाफट जरा ध्यान से एक प्रश्न सुनना। प्रश्न दे रखा है बहुत सीधा। आवर्तबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण, आवर्तबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है, पहला ऑप्शन नग्न बीज, दूसरा ऑप्शन परागण, तीसरा ऑप्शन परागकण, चौथा ऑप्शन फल। यस, आवर्तबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण क्या है? नग्न बीज, परागकण, परागण या फल। तो बेटा याद रखना, भूल मत जाना, नग्न बीज किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में। परागण जो होता है वो दोनों में होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। ठीक है, परागकण जो होते हैं ये भी दोनों में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं और एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। लेकिन फल जो होता है वो केवल पुष्पीय पादपों में होता है, केवल एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सभी ने यही लगाया होगा, गलती नहीं की होगी। ठीक है, तो फल जो होता है वो किसका उत्पाद है? सर, फल जो है वो अंडाशय से बनता है। और कब बनता है? जब निषेचन हो जाता है। तो फल और बीज किसका अंतिम उत्पाद है? लैंगिक जनन के अंतिम उत्पाद है। लैंगिक जनन जब हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फल में बदल जाता है। यानी बीज और फल किसका फाइनल प्रोडक्ट है? सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। सर, आपने पोल नहीं दिया। अभिषेक गुप्ता, इसमें पोल देने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल सा ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, यस, अंडाशय किस में बदलता है? सर, फल में बदलता है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर अंडाशय फल में बदल रहा है तो ये किसकी दीवार है? सर, ये अंडाशय की दीवार है। क्या मैं इसको अंडाशय की भित्ति बोल सकता हूं? हाँ जी। अंडाशय अगर फल में बदलेगा तो अंडाशय की भित्ति क्या कहलाएगी? सर, फल भित्ति कहलाएगी। क्या मैं इसको फल भित्ति बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? सिंपल सा
सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है। अंडाशय की भित्ति क्या कहलाएगी सर? फल भित्ति कहलाएगी। फल भित्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सर, फल जो होते हैं उसके प्रकार। किसके प्रकार देख रहे हैं सर? फलों के प्रकार देख रहे हैं। अब हम कभी भी किसी चीज का अगर प्रकार देखते तो किसी ना किसी आधार पर देखते हैं। हाँ सर। अब यहां पर जो हम आधार ले रहे हैं वो क्या है? फल भित्ति के आधार पर। किस आधार पर? फल भित्ति के आधार पर। हमने बोला कि ऐसे फल जिनके अंदर फल भित्ति, ऐसे फल जिनके अंदर फल भित्ति 3 स्तरों में बट जाती है। क्या बोला हमने? हमने बोला ऐसे फल जिनके अंदर फल भित्ति जो है, कौन? ये जो फल भित्ति जो थी जिसको हमने पेरिकार्प बोला, ये पेरिकार्प 3 स्तरों में बट जाती है। ओके सर। और ऐसे फल जिनके अंदर फल भित्ति 3 स्तरों में नहीं बटती, ऐसे फल जिनके अंदर फल भित्ति 3 स्तरों में नहीं बटती। ठीक है, नहीं बटती है। या विभाजित नहीं होती है। ऐसे फल जिनके अंदर 3 स्तरों में बट जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? याद रखना, भूल मत जाना, मासल फल। क्या बोला जाता है उनको? मासल फल कहा जाता है, फ्लैशी फ्रूट कहा जाता है। और ऐसे जिनके अंदर नहीं बट रही है, अकेली है, उसको हम क्या बोलते हैं? शुष्क फल कहते हैं। सर समझ नहीं आया? मैंने कहा आइए समझते हैं। इंग्लिश में ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा सर? हमारे दिमाग में आएगा सर बादाम, काजू। चलो यही देते हैं। हाँ जी, आपके दिमाग में क्या आएगा? बादाम काजू आएगा। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर बादाम काजू नहीं देखना, यहाँ पर मीनिंग जो था वो ये था, बेटा आपको ये फल दिखाई, ये अंडाशय दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ये अंडाशय की दीवार दिखाई दे रही है। हाँ जी, हमने इसको क्या बोला सर? फल भित्ति बोला है। ठीक है, एक कंडीशन वो है जिसमें ये फल भित्ति जो है यूं की यूं ऐसे ही रहती, अकेली, सिंगल लेयर है। और ऐसे फल जिनके अंदर ये फल भित्ति 3 स्तरों में बट गई है। सिंपल सा तो कंसेप्ट था कि भैया ये अंडाशय की भित्ति क्या कहला रही है? फल भित्ति। कुछ ऐसे फल हैं जिसमें ये 3 स्तरों में विभाजित नहीं हुई, कुछ ऐसे जिनमें 3 स्तरों में विभाजित हो गई। अब उन 3 स्तरों का नाम क्या है? जिसमें ये 3 स्तरों में विभाजित हो रही है, ऐसे फलों को हमने नाम दिया फ्लैशी फ्रूट्स। सर इसमें ये जो 3 स्तर है उसमें आउटर जो लेयर है, आउटर स्तर जो है, जिसको हम हिंदी में बाह्य स्तर बोलेंगे, इतना आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बाह्य स्तर होएगी, मध्य स्तर होएगी और अंत्य स्तर होएगी, जिसको हम बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एपिकार्प, बाह्य फल भित्ति। एपिकार्प या स्तर हटा देता हूं, बाह्य फल भित्ति बोल देता हूं। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिकार्प, इसको मीजोकार्प और इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो इस तरीके से पेरिकार्प जो होती है, कौन? ऐसे फल जिनके अंदर पेरिकार्प यानी फल भित्ति जो थी वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मासल फल बोलते हैं। और वो जिनके अंदर नहीं डिवाइड होते उनको हम शुष्क फल बोलते हैं। शुष्क फलों के उदाहरण क्या है भैया? गेहूं है, धान है, सूरजमुखी है। अब मैं आपसे कहता हूं दोस्त, मुझे एक बात बताओ, ये एक फल है और इसके अंदर
ये बीजांड है या बीज है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये फल दिख रहा है तुमको? आप बोलोगे नहीं, लेकिन ये है फल, जिसमें ये कौन है? ये पेरिकार्प है। अब हमें क्या लगता है? फल मीन्स कुछ खाने लायक चीज। हमारे दिमाग में तो यही आता है, ले 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 फल यानी कुछ खाने वाली चीज होगी, क्योंकि बचपन से यही तो बताया गया, फल खाने की चीज है। हम यहां पर ये एक फल है, ये एक फल है जिसमें एक आउटर लेयर है। नेक्स्ट टाइम कभी भी गेहूं को जब गेहूं की फसल उग रही है, उसको जब निकालें तो देखना एक आउटर लेयर होती है जो थोड़ी सी नोकीली टाइप की होती है। नोकीली मतलब हाथ पे लगती है। देखना नेक्स्ट टाइम जब फील होएगा, वो है पेरिकार्प। उसको आप हटाते हो, अंदर से दाना निकलता है। किसका? गेहूं का। वो है बीज। डन। तब आप मुझे बताइएगा, वो जो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसका नाम है पेरिकार्प। अब क्या वो खाने की थी? खाने की है? नहीं है। तो खाने वाला भाग कौन है सर? हम उसका कौन सा भाग खाते हैं सर? बीज खाते हैं। गेहूं के बाल बोल दिया जाता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आएगी कि कुछ ऐसे भी फल है। गेहूं एक फल है, धान, सूरजमुखी, इन पादपों में फल होते हैं, लेकिन हाँ वो फल खाने लायक नहीं है। उनका भारी भित्ति जो है वो खाने लायक नहीं है। हम उनके बीजों को खाते हैं, या उनसे जो रस निकल जाता है या ऑयल निकल जाता है उसको यूटिलाइज कर देते हैं। अब आ जाते हैं इधर किसके? मासल फल। मासल फल बोलते फ्लैशी फ्रूट्स वो होते जिनमें फल भित्ति जो होती है, पेरिकार्प जो होती है, 3 स्तरों में विभाजित होती है। एक बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति। अब सर इसके एग्जाम्पल, बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है बेटा, बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल है। देखते ही एक बारी में समझ में आ जाएगा, देखते ही एक बार में समझ में आ जाएगा। यस, देखते ही एक बार में समझ में आ जाएगा। ये आपका फल, ठीक है, जिसमें आपको ये येलो कलर की दिखाई दे रही है और आजकल खा भी रहे होंगे आप, है ना। ये येलो कलर की दिखाई दे रही है, ये लेयर जिसको हम छील देते हैं, कौन है ये? एपिकार्प। ये छीलने के बाद अंदर क्या आता है? ये छीलने के बाद अंदर गूदेदार भाग आता है जिसको हम खाते हैं। दिस इज मीजोकार्प। अब जरा सोचिए, आपने छिलका हटाया, हाँ सर, जैसे ही बाहर का छिलका हटाते हैं तो खाने वाली चीज आती है, हाँ सर, ये वाला, ये मीजोकार्प है। अब जब ये खा लेते हो, जूसी पोर्शन जो होता है जिसमें जूस होता है, वो मीजोकार्प है। इसके बाद गुठली बचती है, गुठली बचती है, गुठली, हाँ सर, जिसको आप कभी कभी ना कभी आपने तोड़ने की कोशिश करी होगी, करिए ना, हाँ सर, तोड़ने की कोशिश करिए। वो क्या है? वो है अंत्य फल भित्ति। अब जरा सोचिए, एंडोकार्प, अंत्य फल भित्ति कठोर है ना, हथौड़ी से तोड़ने का मन किया होगा या ईंट से तोड़ने का मन किया होगा, है ना। यानी वो कैसी है? कठोर है। हाँ जी, बिल्कुल कठोर है। डन। तो यहां पर एपिकार्प पतली है, हाँ जी। मीजोकार्प जूसी है, यानी एडिबल है, यानी खाने योग्य है, हाँ जी। और एंडोकार्प कैसी है? कठोर है। किसके अंदर? आम के अंदर, ठीक है सर। उसके अंदर भी एक और चीज होती है, अब आप खुद जरा सोचिएगा, वो जो आपने तोड़ा गुठली को, उसके अंदर से जो चीज निकल रही है वो क्या है? आपने बेटा, आपने जो चीज करी है, मैंने भी वो चीज करी। आप भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। आप भी बचपन से गुजरे हो, मैं भी गुजरा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटी होगी ना। क्या है उसके अंदर? उस गुठली के अंदर वो आपने जब अंत्य फल भित्ति तोड़ी तो फल के अंदर क्या होएगा? बीज नहीं होएगा। तो वो जो आप सोचते हो ना कि आम का बीज है, गुठली आम का बीज है, ना 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 ना, आम का बीज कहां पर है? अंत्य फल भित्ति को तोड़ने के बाद जो अंदर जो संरचना है वो है बीज, ठीक है। डन। वो है सीड। वो वास्तव में सीड वो है, गुठली सीड नहीं है। गुठली का वो जो कठोर आवरण है वो तो अंत्य फल भित्ति है। चलो जी, यहां तक की बात अगर आपके पल्ले पड़ गई है तो इतनी सी बात क्लियर है। तो एपिकार्प कैसी थी सर? पतली थी। किसमें? आम में, हाँ सर। मीजोकार्प कैसी थी सर? खाने योग्य थी, एडिबल बोला जाता है, खाने योग्य। किसमें? आम में। एंडोकार्प कैसी थी सर? कठोर थी, हाँ जी। ये हमने एक एग्जाम्पल देखा है, आम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है नारियल।
नारियल आप सभी ने देखा है? हाँ जी सर, नारियल हम सभी ने देखा है। हाँ जी, नारियल सभी ने देखा। हाँ जी, नारियल आपने वो जो पाइप डालने वाला पाइप डालते हैं नारियल के अंदर, फिर पानी पिया होगा या देखा होगा। कैसा होता है? बाहर से हरा होता है, या वो नहीं देखा है? कभी नहीं देखा है, कहीं ना कहीं टीवी में कभी देखा हो, देखा है ना, आज स्ट्रॉ डालकर पीने वाला। तो वो जो हरा हरा रंग की जो स्तर जो होती है, मोटी होती है कि पतली होती है? सर मोटी होती है, नारियल में मोटी होती है। ठीक है, देखा है ना? हाँ जी, नारियल की जो एपिकार्प होती है वो मोटी होती है। क्या तुम हाथ से छील देते हो? क्या बताओ मेरे को। या तुम आम की एपिकार्प को हाथ से छील लेते हो? सर आम की छील लेते हैं, नारियल की छील पाते हैं क्या? नहीं ना। तो कैसी होती है? कठोर होती है, मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट मीजोकार्प। क्या तुमने नारियल की मीजोकार्प देखी है? चलो मैं दिखाता हूं तुमको। सोचो, एक नारियल को अगर आप सुखा दो, एक नारियल को जब आप सुखा देते हैं, धूप में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ दिन मीन्स कुछ सालों के लिए जब रख देते हो, तो क्या होता है? जो हरी हरी सी जो स्तर थी ना, आउटर मोस्ट एपिकार्प थी, वो सूख जाती है। फिर वो नारियल एक वो वाला आपने देखा होगा जिसको छीलते हो आप, देखा है? वो ब्राउन कलर के रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, फाइबर होते हैं, छीलने वाले होते हैं। जो कच्चे नारियल, हरा जो नारियल होता है ना जिसमें स्ट्रॉ डाल के पीते हो, उसके अंदर वो व्हाइट होते हैं। कभी देखना, कभी नारियल को काटो, देखना व्हाइट होते हैं। लेकिन जब सुखा देते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? ब्राउनिश हो जाते हैं, है ना? तो वो कैसी है? सर तंतु में होती है। क्या आम में तंतु में थी या खाने योग्य थी? सर आम में तो खाने योग्य थी, नारियल में कैसी होती है? फाइब्रस होती है, तंतु में होती है। अब सर आपने नारियल के उन छिलकों को या उन फाइबर्स को छील दिया। अब एक नारियल आता है आपके पास में। हाँ सर, नारियल आ जाता है। अब उस नारियल को आप सीधा खाते हैं, हथौड़ी से फिर तोड़ते हो, कोई और कठोर आवरण आता है, फिर कोई कठोर भाग आता है जिसको आप हथौड़ी से तोड़ते हो, है ना? वो जो हथौड़ी से तोड़ने वाला कठोर भाग होता है वो होती है अंत्यफल भित्ति। यानी अंत्यफल भित्ति यहां पर भी कठोर होती है, यहां पर भी कठोर थी और यहां पर भी कठोर होती है। यानी इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर देखा जाए तो एपिकार्प दोनों में डिफरेंट है, मीजोकार्प दोनों में डिफरेंट है, लेकिन एंडोकार्प दोनों में क्या है गुरु? सेम है। और याद रखना बेटा, ऐसे फल जिनके अंदर अंत्यफल भित्ति जो होती है, अगर हार्ड होती है, जिनके अंदर अंत्यफल भित्ति अगर कठोर होती है, हार्ड होती है, ऐसे फलों को क्या कहा जाता है? ऐसे फलों को हम अष्ठिल फल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अष्ठिल फल कहते हैं, ड्रूप फ्रूट्स कहते हैं। क्वेश्चन कई दफा पूछा गया, बहुत सीधी सी बात है, याद रखना। जिनकी अंत्यफल भित्ति कैसी होती है? कठोर होती है, उनको हम अष्ठिल फल कहते हैं। क्लियर है? डन बेटा, पक्का? सर ऐसे तो कोकोनट में 4 लेयर होंगी बेटा। वो जो तू सोच रहा है ना, फिर वो तोड़ने के बाद वो जो चौथी लेयर है वो क्या है? वो खाने वाला भाग। क्या वो फल भित्ति है या वो भ्रूण पोष था? बांगड़ू लाल, याद कर, पढ़ाया है, सोच। भ्रूण पोष है, कौन सा है? सर कोशिकीय है। आप यहां पर स्तरें देख रहे हैं, किसकी स्तर देख रहे हैं? सर हम यहां पर जो स्तर देख रहे थे वो हमने स्तर देखी है किसकी? फल की, जो अंडाशय से बना है, अंडाशय की दीवार से बना है। लेकिन वो जो चौथी चीज जो तूने बोली ना कि सर ऐसे तो चौथी भी हो जाएगी, वो जो चौथी अंदर से व्हाइट कलर का खाने वाला भाग है वो अंडाशय से नहीं बना है बेटा, वो भ्रूण पोष है। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। चले आगे, यहां तक की बात याद रखना। ये जो अभी अभी आपको बात बताई है ये आपके एक और चैप्टर में आती है। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों की आकार की। वहां पर ये दोनों एग्जाम्पल्स में कंपैरिजन करके बताया जाता है। इस चैप्टर में नहीं बताया गया, उस चैप्टर में बताया गया है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फटाफट मुझे बताइए। यहां पर एक बार मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर उसके बाद में डाउट ले रहा हूं। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां पर जो हमने फल देखे वो किस बेसिस पर बताया बेटा?
किस बेसिस पर बताया, किस आधार पर हमने यहां पर फल देखे हैं? सर फल भित्ति के आधार पर देखे हैं। सर जिनमें सीड हार्ड होता है वो भी अस्थिल फल कहलाएंगे। बेटा मेरे को एक बात बताओ, आपको अस्थिल फल में मैंने क्या बताया था? फल अस्थिल है, अस्थिल का मतलब होता है, ड्रूप का मतलब होता है हार्ड। अस्थिल मतलब, ड्रूप का मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। ड्रूप का मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। अब आप मुझे बताइएगा, अस्थिल फल में अस्थिल सीड की बात कर रहे हैं कि फल की बात कर रहे हैं? फल ना। फल किससे बनता है? सर अंडाशय से। अंडाशय की दीवार फल भित्ति। अब फल भित्ति या तो एक है या 3 भागों में बटी हुई है। वो प्लांट जिनमें 3 भागों में बटी हुई है और सबसे अंदर वाला भाग जो है एंडोकार्प, स्पेसिफिकली अस्थिल फल क्या शुष्क फल होंगे या मांसल फल होंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आंसर मिल जाएगा। सोचो। सर नारियल जो है वो ड्राई फ्रूट क्यों नहीं है? फिर सामने लिखा हो, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है जितेंद्र कुमार? तेरे सामने लिखा हुआ है कि ड्राई फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें फल भित्ति 3 स्तरों में नहीं बटती है। मांसल फल वो होते हैं जिनमें फल भित्ति 3 स्तरों में बट जाती है। नारियल में 3 स्तरों में बट गई है फल भित्ति, तो मैं नारियल को क्यों जबरदस्ती बोलूं शुष्क फल? क्यों बोलूंगा? नारियल और आम ये दोनों किसके अंदर आएंगे? सर ये मांसल फल के अंतर्गत रखे जाते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बेटा। यहां पर हमने किस आधार पर देखा है? सर फल भित्ति के आधार पर। किसके बेसिस पर? फल भित्ति के बेसिस पर यहां पर हमने फलों की बात करी है। नेक्स्ट अगला बिंदु पढ़ते हैं यहां पर। अब बात कर रहे हैं सर उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर किस आधार पर? सर उत्पत्ति के आधार पर हम फलों के प्रकार पढ़ेंगे। उत्पत्ति के बेसिस पर फल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यथार्थ फल, जिसको हम ट्रू फ्रूट्स या वास्तविक फल भी बोलते हैं। यथार्थ या वास्तविक फल ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। और एक होता है आभासी या कूट फल भी कहा जाता है, इंग्लिश में फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ठीक, सिंपल। ठीक है, इसको सत्य फल भी बोल दिया जाता है। अब भैया सीधा सा बिंदु है, मतलब ये चीज तो बिल्कुल बच्चों वाली है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या? सर वो फल जो सिर्फ अंडाशय से उत्पन्न होंगे, वो फल जो सिर्फ अंडाशय से उत्पन्न होंगे। मैंने कहा आपसे, बाबू मेरे को एक बात बताओ, ये आपके पास में अंडाशय है, ठीक है? आपने देखा कि फल जो था इस तरीके से था। क्या देखा? ये फल था और धीरे धीरे ये कौन था सर? ये अंडाशय था। ये कौन था? पुष्पासन था। ये पुष्पवृंत था। मैंने कहा, और ये जो था पुष्पासन धीरे धीरे खत्म हो गया और ये डंडी के द्वारा ये फल जो है डंठल पे या शाखा पे लगा हुआ है। ठीक है सर। नेक्स्ट एक कंडीशन हमने ये देखी, कि 2 अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन जिसमें पुष्पासन का भी कुछ भाग जो है फल में आ रहा है। क्या बोला हमने? पुष्पासन जो था, ये पुष्पासन जो है, ये पुष्पासन भी फल का भाग बन रहा है। यानी 2 प्रकार के फल है। एक वो फल जिसमें केवल और केवल अंडाशय से फल की उत्पत्ति हो, केवल अंडाशय जो है उससे
फल का निर्माण होता है, केवल अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, यथार्थ फल बोलते हैं। और वो फल जिसमें अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग भी फल निर्माण करते हैं, जैसे पुष्पासन। बहुत सिंपल सा डायग्राम था भैया। ये कौन था सर? ये अंडाशय था, और इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं। एक काम करते हैं सर, ये जो था ये हमारा पुष्पासन था, और ये डंडी थी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर केवल और केवल डंडी रह गई है, पुष्पासन खत्म हो गया, और उस डंडी के सहारे ये जो फल जो था ये जुड़ा हुआ शाखा से। लेकिन इस वाले में आपका पुष्पासन भी फल का भाग है, यानी अंडाशय तो है ही है, साथ ही साथ पुष्पासन भी फल का भाग है। ऐसे फलों को हमने बोल दिया आभासी फल। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम्पल, तो बेटा जी याद रखने हैं आपने सारे के सारे एग्जाम्पल। ठीक है, फटाफट देखते हैं। पुष्पीय पादपों की विशेष लक्षण जो होते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी, और एक लिखा हुआ है एप्पल, सेब। एक लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी, एक लिखा हुआ है एप्पल, सेब लिखा हुआ है। और भी एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे आप अखरोट याद रख सकते हैं ना, है ना, अखरोट याद रखेंगे है। आप याद रखेंगे काजू, आप याद रखेंगे नाशपाती। ठीक है, क्या याद रखेंगे? काजू, नाशपाती। केला नहीं रखेंगे, केला जो होता है बेटा जी वो आभासी फल नहीं होता है, वो अनिषेक फल होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल याद रखने, जो यहाँ पर लिखे हुए वो एग्जाम्पल याद रखना स्पेसिफिक। आइए, निषेचन के बाद विकसित होता है। कौन विकसित होता है निषेचन के बाद? सर ये जो अंडाशय जो होता है वो आगे चलकर निषेचन के बाद परिपक्व होता है या विकसित होता है, और अंडाशय आगे चलकर किसका निर्माण करता है? सर फलों का निर्माण करता है। फल की भित्ति को हमने क्या बोला है? पेरिकार्प बोला है। ये पेरिकार्प जो होती है पकने के बाद अंडाशय की दीवार पेरिकार्प कहलाती है। अब ये कैसी हो सकती है सर? मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। याद रखना, ये मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। आज ये मत सोचना लग जाना कि इस फल में मोटी है कि इस फल में पतली है। नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है ना उस पर फोकस करना है। 60 to 70% बच्चे जो अपनी ख्याली दुनिया में खोए रहते। अच्छा अंगूर में कैची है, अच्छा अखरोट में कैची है, समझ रहे हो? मैच्योरिटी के साथ में पढ़ना है आपने। इमेच्योरिटी के साथ में 60-70% बच्चे पढ़ रहे हैं। वो 60 to 70% बच्चों को डांट भी पड़ रही है कि बेटा फोकस कर उस चीज पर जो पेपर आएगा उस पर। ये नहीं आएगा कि अंगूर में कौन सा है, इसमें कौन सा है, उसमें कौन सा है, ये नहीं करना है। जो सिलेबस में है सर, सिलेबस में 2 दे रखी है हमारे, एक आम दे रखा है और एक दे रखा है हमारे नारियल। उन दोनों में कैसी दिखाई गई है? एक में पतली दिखाई गई है और एक में मोटी दिखाई गई है ना। चल नाचपति में कैची है, खाकर देख लेना कपिल कुमार। आज नाचपति खाई है आपने? खाई होगी ना, नाचपति फल खाइए। तो पहले तुम क्या उसको तोड़ते हो या सीधा मुंह से काट कर खा जाते हो? खा जाते हो ना, तो कैसी होगी फिर? मुलायम हो सकती है, कठोर तो नहीं होएगी ना। तो पेरिकार्प जो होती है वो क्या होती है? सर पेरिकार्प जो है वो अंडाशय की भित्ति। ठीक है, जो निषेचन के बाद किसमें बदल गई है सर? फल भित्ति में बदल गई है। कौन? अंडाशय की भित्ति, जिसको हमने पेरिकार्प बोला। जो मोटी हो सकती है, पतली हो सकती है, मुलायम हो सकती है, कठोर भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर
फल भित्ति जो होती है इसको हम तीन भागों में बांट रहे हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति। अब ये किस में मिलेगी सर? शुष्क फल जो होंगे, याद रखना है, रिमेंबर याद रखना, मसल फलों में पेरिकार्प जो होती है तीन भागों में विभेदित हो जाती है, बट जाती है, अलग हो जाती है, जबकि शुष्क फल में ये पेरिकार्प जो होती है ये विभेदित नहीं होती है। क्या ये चीज बता दी आपको? क्या ये चीज बता दी आपको? समझ में आ गया आपको? इतनी सी बात क्लियर है, भूलेंगे तो नहीं कि सर फल भित्ति तीन भागों में बटी हुई है, किसमें सर? मांसल फलों में, फ्लैशी फ्रूट्स में, जबकि शुष्क फल जो होते हैं उनके अंदर ये बटी हुई नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ पर दो प्रकार के फल बताए आपको यहाँ पर, ठीक है? तो शुष्क फल और मांसल फल। किस बेस का डिफरेंस था शुष्क फल और मांसल फल में? पेरिकार्प का डिफरेंस था कि पेरिकार्प अगर विभाजित होएगी तो तीनों में, तो वो किस में होएगी? मांसल फलों में, और शुष्क फलों में विभाजित नहीं होती। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर वो आप याद रख सकते हैं। मांसल फल के ये दो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, शुष्क फल के ये तीन एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारी सिलेबस में इस चैप्टर में दे रखा था, वो दे रखा था बेटा जी यहाँ पर क्या? ये एपिकार्प, मीजोकार्प ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारी सिलेबस में जो दे रखा है यहाँ पर वो दे रखा था फल। कौन कौन सा? एक है सच्चा फल, एक है झूठे फल। सच्चा फल, झूठा फल, और एक है अनिषेक फलन। फलन दो बार लिखा हुआ है, ठीक है? हमने अभी अनिषेक फल नहीं पढ़े हैं, हमने पहले यहाँ पर दो पढ़े हैं। सर आपने सत्य फल का एग्जाम्पल नहीं बताया। मैंने अभी आपको झूठे फल का बताया, मैंने बोला वेट करो अभी दिखा देता हूं। वास्तविक फल कौन सा? ये लो एग्जाम्पल ले लो, लो शाहरुख खान लिख लो, दिख रहा है आपको? मींगू, तनिष्का, नेगी, आपको दिख रहा है? यथार्थ या वास्तविक या सच्चा या सत्य फल दिख रहा है? क्या है जो किससे बनेंगे बेटा? आपके अंडाशय। सर एग्जाम्पल मैक्सिमम फल। कौन से? मैक्सिमम फल। कैसे है? सत्य फल। जो किससे बन रहे हैं? सीधी सी बात है सर, किससे बनेंगे? सर अंडाशय से। सर आभासी फल, कूट फल, सर एग्जाम्पल एक तो मैंने आपको बता दिया था। कौन सा बताया था सर? नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा काजू, नाशपाती, दो ये एग्जाम्पल बोले थे। हाँ जी, दो एग्जाम्पल लिख दिए थे, सेब और स्ट्रॉबेरी, ये तो आपने याद रखना। उसके अलावा नाशपाती और काजू जो होता है वो भी याद रखना है आपने। चार एग्जाम्पल सफिशिएंटली याद रखने। अब आप पूरा का पूरा पंसारी बाजार अगर खोल के बैठ जाए, नहीं मेरे को तो अखरोट भी याद रखना है, मुझे तो ये भी याद रखना है, वो भी आलू बुखारा भी याद रखूंगा, ये भी याद रखूंगा, वो, अरे सिंपल चार एग्जाम्पल है, चार में से दो तेरी एनसीईआरटी में दिए हुए, तो दो के साथ साथ चार, दो एक्स्ट्रा और याद कर ले मेरे भाई, खत्म हो जाएगी, है ना? सर स्ट्रॉबेरी क्या होती है? ऐची होती है बेटा। अब कैची होती है, अब कैसे बताऊं मैं? अब कह रहा आलू बुखारा क्या होता है? एक काम कर, गूगल है ना तेरे पास, उस पे गूगल पे डाल दे आलू बुखारा कैसा दिखता है, दिख जाएगा, ठीक? कीवी कैची होती है और ये कैसा होता है, वो कैसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नहीं तो ना आप पढ़ोगे ना पढ़ाने दोगे, आप सिलेबस पर स्टिक नहीं रखोगे। देखो सीधी सी बात है, और जो सिलेबस पर ही अपने स्टिक नहीं है, ठीक है, आस पड़ोस की बात होता है ना कि ये भी इसकी भी जानकारी मिल जाए, उसकी भी जानकारी मिल जाए, और फिर कोई जानकारी बचती नहीं है लास्ट में नीट के पेपर तक। तो सेब, नाशपाती, काजू, स्ट्रॉबेरी, ये चार एग्जाम्पल याद रखने आभासी फल के। ज्यादातर फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? याद रखना है, सत्य फल होते हैं, वास्तविक फल होते हैं, जिसमें से आम, अमरूद, क्या क्या, तो क्या आप रेडी हैं कुछ ऐसी चीज पढ़ने के लिए जो माथा हिला दे? रेडी है? अभी हमारे पास टाइम है, रेडी है? पक्का? क्लास रुक गई है? एक बार देखना, क्लास रुकी है। सर आप अटक रहे हो, क्लास रुक गई है।
चल रही है। चल रही है, चल ओके, हमारी चल रही है, देखना चलने लगी, ठीक है, चल रही है, ओके। देखिए, मैंने आपसे कहा दोस्त, ये अंडाशय था, इस अंडाशय के अंदर ये बीजांड है। मान लो परागकण आया, परागण हुआ, लेकिन परागकण अंकुरित नहीं हुआ। स्ट्रॉबेरी को रसभरी बोल देते हैं, कुछ कुछ जगह पर रसभरी भी बोल दिया गया है, बट वास्तव में रेस्पबेरी जो होता है दैट इज डिफरेंट। इंग्लिश के वर्ड है रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये इंग्लिश के वर्ड है। तो रेस्पबेरी अलग होती है, ब्लूबेरी अलग होती है, क्रैनबेरी अलग होती है, स्ट्रॉबेरी अलग होती है, सारी की सारी बेरीज होती है, ठीक है। हिंदी में कई बार इन सभी बेरीज को रसभरी बोल दिया जाता है, जिनमें रस होता है, इसीलिए, ठीक है, ओके। हाँ जी सर, अखरोट अस्थिल फल में आता है? नहीं बेटा, नहीं आता, फल भित्ति के अंतर्गत आता है, फल भित्ति होती है, उसमें अंडाशय से उत्पन्न होता है। चल रही है अभी, आइए देखिएगा, ये है कौन बेटा? बीजांड, ये था परागकण। मैंने बोला परागकण अंकुरित नहीं हुआ, परागकण जो है वो अंकुरित नहीं हुआ, ओके सर। परागकण अगर अंकुरित नहीं हुआ तो परागनली नहीं बनी, परागनली अगर अंदर नहीं बनी तो नर युग्मक अंदर नहीं पहुंचे, नर युग्मक अंदर नहीं पहुंचे तो निषेचन नहीं हुआ। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो आप आंसर मुझे बताएंगे, निषेचन नहीं हुआ तो आप मुझे आंसर बताएंगे, क्या बीज बनेगा? निषेचन नहीं हुआ तो आप मुझे आंसर बताएंगे, क्या बीज बनेगा? बताइए जल्दी से, अरे बताइए, क्या बीज बनेगा? नहीं सर। अरे निषेचन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? सर निषेचन का लास्ट प्रोडक्ट कौन होता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, निषेचन का अंतिम उत्पाद कौन? बीज। जब निषेचन ही नहीं हुआ तो बीज बनेगा? नहीं सर। तो सर इसका क्या होएगा? खत्म हो जाएगा। जब इसका कार्य ही नहीं है, पराग नली ही अंदर नहीं आई, नर युग्मक अंदर नहीं आए, युग्मनज नहीं बना, भ्रूणपोष नहीं बना, तो ये बीजांड धीरे धीरे क्या हो जाएगा सर? नष्ट हो जाएगा। ओके, तो सर उस हिसाब से तो ये अंडाशय भी खत्म हो जाएगा। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ जीवों में, कुछ कुछ पादपों में अंडाशय जो होता है वो बदल जाता है, किसमें? फल में। आई नो आप कहेंगे सर निषेचन जो होता है उससे बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फल में बदलता है। मैंने कहा निषेचन जब नहीं हुआ तो बीजांड तो बीज में नहीं बदला। मैंने कहा तो अंडाशय भी फल में नहीं बदलना चाहिए था, लेकिन बदल गया किसमें? सर फल में। सर ऐसा किसने करा दिया? ऐसा कैसे हो गया? किसने करा दिया? कौन था रिस्पॉन्सिबल? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स। और याद रखना, जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ना, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, तो वहां पर एक हार्मोन आएगा जिसका नाम होएगा ऑक्सिन। क्या नाम आएगा? ऑक्सिन। और ये जो ऑक्सिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? जरा इमेजिन करना, सोचना, दिमाग लगाना, जरा जल्दी से सोचिएगा। क्या इस ऑक्सिन के कारण ऐसे फलों का निर्माण हो रहा है जिसमें बीज नहीं है? सोचो, बोल सकता हूं, ये ऑक्सिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ऐसे फलों का निर्माण करने के लिए जिसमें बीज ही नहीं होगा।
यानी फल तो बनेगा लेकिन बीज नहीं होगा। इस प्रक्रिया को बोला जाता है अनिषेक फलन, और ऐसे फलों को कहा जाता है अनिषेक फल। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मेरा नाम पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और इस प्रक्रिया का नाम जो होता है, ये जो प्रोसेस जो होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? याद रखना, हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्या ये हर एक में होता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, ये हर एक में तो नहीं होता है। किस किस में ये पाया जाता है? कौन कौन से फल हैं जिनमें ये चीज पाई जाती है? तो याद रखना, भूल मत जाना, ये किस किस में पाया जाता है? सर केले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सर केले में पाया जाता है। कुछ कुछ अंगूर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो दो एग्जांपल याद रखना, केले और अंगूर। अंगूर, ठीक है, ये तो गई बात यहां पर नेचुरल। क्या आपने कभी तरबूज देखा है विदाउट सीड? क्या आपने कभी नींबू देखा है विदाउट सीड? क्या आपने कभी टमाटर देखा है विदाउट सीड? सर केले में तो बीज ही नहीं होते। तो बंगड़ू यही तो बता रहे हैं, फल बनेगा जिसमें बीज नहीं होंगे। नहीं देखे? चलो कोई बात नहीं, बनते हैं। आज की डेट्स में ऐसे फ्रूट्स बनाए जाते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद लॉजिकली जरा सोचो। एक तुमको दे दिया क्या? एक तरबूज दे दिया बिना सीड का, और एक तुमको दिया सीड वाला। सोचो किसमें मजा आएगा खाने का? खुद इमेजिन कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सोच लो, सोच लो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अगर उनमें बीज नहीं होते तो फिर सर अगली पीढ़ी कैसे आती है ना? सर जब यहाँ पर बीज नहीं पैदा हो रहे तो फिर अगली पीढ़ी कैसे आती है? इस एग्जाम्पल में इनमें कैसे आती है? केले की आपने कभी सिर्फ एक ही वैरायटी देखी है या केले की कई सारी वैरायटी होती है? अंगूर सिर्फ एक वैरायटी का देखा या अंगूरों की और भी वैरायटी होती है? होती है ना, कई सारी। अगली बार जब केला देखो तो केले के ना मार्केट में चिप्स मिलते हैं, अगर जानते हो तो। जब अगली बार देखना केले के चिप्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं, उसमें काले काले रंग के इस तरीके से ना बीज दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर एक केले में बीज नहीं होते, केलों में बीज होते हैं। सर अंगूरों में हमने तो देखे नहीं है। बेटा तूने बड़े काले वाले अंगूर देखे? तूने हरे वाले तो देखे होंगे, काले वाले देखे? काले अंगूर अगली बार जब देखना, काले वाले अंगूर को आराम से देखना, उसमें तेरे को बीज दिखाई देंगे। अब कह रहा सर काले वाले अंगूर जामुन होते? मैं तेरे को शाहरुख खान दिखाई दे रहा हूं? है? नहीं ना। काले अंगूर और जामुन दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सभी केलों में नहीं, सभी अंगूरों में नहीं, कुछ केले की वेराइटीज, कुछ अंगूरों की वेराइटीज में नेचुरली क्या पाया जाता है? अनिषेक फलन पाया जाता है। ठीक है, अब हमने ऐसे फलों का इस्तेमाल करना बढ़ा दिया। जब हमने ऐसे फलों के इस्तेमाल को बढ़ाया तो हमने इनके कल्टीवेशन को, इनकी फसलों को, और मतलब इनका कल्टीवेशन और बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? ताकि हम ऐसे फल को खाएं जिसमें बीज ना हो। क्यों? क्योंकि एक चीज जो आप खा रहे हो अगर उसमें कोई रुकावट पैदा होगी तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम तरबूज खाया था ना विदाउट सीड, इतना बेहतरीन लगा था ना, इतना जबरदस्त लगा था, मजे आ गए। चलो जी,
सर जामुन की भित्ती 3 होती है क्या? तुमने सब्जी मंडी खोल ली है। तुमने सब्जी मंडी खोल ली अलवीरा। बताओ मेरे को, जामुन में 3 होती है कि 2 होती है, हैं? वाटरमेलन में, चलो यार, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम ये है इस सर, हम पिछले साल सर हम यहाँ पर पढ़े थे, इस जगह पर पढ़े थे, इस बार हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। पिछले साल हम पढ़े तो थे लेकिन हमने ढंग से नहीं पढ़े थे। कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, स्टार्टिंग में पढ़ी थी, बीच में हमारी पढ़ाई छूट गई थी, लास्ट में जब रिवीजन हुआ था तब हमने पढ़ा था, तो कुछ कुछ चीजें हमारे दिमाग में सेट हो गई थी। अब हम इस साल पढ़ने आए हैं ये सोचकर कि इस साल नीट निकालेंगे, यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पुरानी चीजों को याद करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर वाटरमेलन में पानी का परसेंटेज कितना होता है ना? वाटरमेलन कितनी तेजी से वृद्धि करता है, आकार में वृद्धि करता है, किसमें वृद्धि करता है? तुम पिछले साल जो गलत चीज करी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम इस साल भी वही चीज कर रहे हो। सुधारो अपने आप को। यस, तो ये चीज क्या कहलाएगी सर? अनिषेक फलन कहलाएगी, पार्थिनोकार्पी कहलाएगी। अनिषेक फलन एक प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय जो होता है वो तो फल में बदल जाता है, लेकिन बीज का निर्माण नहीं होता है क्योंकि निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होएगा तो बीज नहीं बनेगा, लेकिन अंडाशय फल में बदल जाता है। किस कारण? सर हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है। कौन से हार्मोन्स के कारण? सर ऑक्सिन्स के कारण होता है। क्या सभी में होता है? नहीं सर, इन कुछ एग्जांपल्स में होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। तो बहुत सीधा सा था, अंडाशय के निषेचन के बिना बनने वाले फल, सीधी सी बात है। अंडाशय जो था उसके अंदर बीजांड में निषेचन नहीं हुआ, फिर भी क्या बन गया सर? अंडाशय फल में बदल गया। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला? अनिषेक फलन। ठीक है सर, जैसे अंगूर, केला, ये बीज रहित फल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल इनका याद रखना है आपने, अनिषेक फलन का। चलिए जी, यहां तक की बात जरा एक बार मुझे बताएंगे, पढ़ने वाले बालक जरा यहां तक की बात मुझे बताएंगे, यहां तक की बात क्लियर है? सर स्ट्रॉबेरी में बाज बीज नहीं होते, दिख रही है? दिखाई दे रही है? दे रही है? पिलिपिलिस दे रही है? अब हासी कूट फॉल्स फ्रूट का मतलब ये थोड़ा ना कि उसमें बीज नहीं होएगा। बीज जिसमें नहीं होएगा वो है हमारे अनिषेक फल। ठीक है, डन। चलें आगे। आइए, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और वो लास्ट टॉपिक जो है वो है सबसे कठिन, सबसे कंफ्यूजिंग, वो है असंग जनन, जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, अब ये क्या है, असंग जनन क्या है, इसको समझने से पहले फटाफट कुछ चीजें हैं, जरा जल्दी से देखिए। बेटा लैंगिक जनन आप जानते हो? हाँ सर। आपने इस चैप्टर में लैंगिक जनन देखा? हाँ जी। लैंगिक जनन में क्या बना था सर? युग्मक बना। हाँ, फिर युग्मकों का क्या हुआ सर? निषेचन हुआ। हाँ जी। फिर निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ सर? युग्मनज बना। हाँ, वो युग्मनज जो था आगे चलकर किसमें बदला सर? भ्रूण में बदला। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? वो भ्रूण जो था वो किसके अंदर था? बीजांड के अंदर। बीजांड किसमें बदल गया सर? बीज में बदल गया। यानी लैंगिक जनन का एंड प्रोडक्ट क्या था सर? बीज था। लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद जो था वो क्या था सर? बीज था। अब किसकी बात करेंगे? पुष्पी पादपों की बात करेंगे तो वहां पर बीज किसके अंदर होएगा? फल के अंदर होएगा। जिम्नोस्पर्म में केवल बीजांड होता है तो बीज ही होएगा, फल नहीं होएगा। सर ऑक्सिन क्या है बेटा? ऑक्सिन हार्मोन है।
यस, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? यहां तक लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? बीज होता है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं यहां पर अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होएगा? क्या अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होएगा जिसमें युग्मक निर्माण होगा? जरा जल्दी से मुझे बताएंगे। यस बच्चों, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होएगा? नहीं सर, युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, युग्मक नहीं बनते। युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होएगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो बीज भी नहीं बनना चाहिए इन प्लांट्स में, है ना? है ना? ठीक है, अब इधर देखिएगा, अलैंगिक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है प्लांट्स में। प्लीज फोकस करना। अलैंगिक जनन जो होता है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के अंदर अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है कायिक प्रवर्धन और एक होता है असंग जनन। एक होता है कायिक प्रवर्धन और एक होता है असंग जनन। कायिक प्रवर्धन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। और असंग जनन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, अब बहुत सीधा सा एग्जांपल, आपने कोई तना ले लिया, आपने किसी मूल से, आपने किसी पर्ण से, कोई तने का भाग, कोई मूल का भाग, कोई पर्ण का भाग, है ना? पर्ण का कोई भाग था जो आगे चलकर नया पेड़ बना दिया, क्या जनन हुआ? हाँ सर। लैंगिक के अलैंगिक? सर अलैंगिक। आपने मूल से, मूल का कोई भाग टूटा और टूट कर नया पेड़ बना दिया, जनन हुआ? हाँ सर। कैसा? अलैंगिक। कोई युग्मक नहीं बना, कोई भ्रूण नहीं हुआ, कोई निषेचन नहीं हुआ, कुछ नहीं। केवल और केवल जो कायिक भाग जो होते हैं, सर कायिक भाग कौन से होते हैं? जो वृद्धि से संबंधित होते हैं, जैसे तना, मूल, पर्ण, ये वृद्धि कराते हैं प्लांट की। आपने इनसे क्या बना दिया? सर नए पादप का निर्माण कर दिया। अब इसका बहुत सीधा सीधा एग्जाम्पल था जो आपने कई बार देखा होगा। आपके घर में आलू हैगा? हाँ सर। उस आलू के ऊपर आपने छोटी 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 कलिकाएं देखी होंगी? हाँ सर। इस तरीके से देखी होंगी, कई बार इस तरीके से कलिकाएं होती हैं। हाँ जी। तो उन कलिकाओं को क्या बोला जाता है? आईज बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? आंख बोल दिया जाता है, आईज बोल दिया जाता है। उन कलिकाओं को निकाल कर आप मृदा में डालेंगे, नया आलू बन जाएगा। अरे सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने गुलाब देखा है, गुलाब की टहनी को काट कर वापस से लगा दो, क्या बन जाएगा? नया पेड़ बन जाएगा। यानी आप तो तने को, मूल को, पर्ण को, आप उनसे, उन कायिक भागों से अगर नए पादप का निर्माण कर रहे हैं तो क्या है? सर अलैंगिक जनन। नेक्स्ट, ये तो चीज समझ में आ गया। अब इधर देखना ध्यान से सुनो। सर असंग जनन जो था, इसमें क्या हो रहा है? मैंने कहा बेटा असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा, है ना? भ्रूण नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा, बीज नहीं बनेगा। लेकिन बाबू भ्रूण भी बना और बीज भी बना है? क्या? माथा हिला? जो पहली बार नहीं पढ़ रहा उनका नहीं हिला होगा, वो जानते हैं। भ्रूण भी बना और बीज भी बना। अब आप मुझे बताइएगा, भ्रूण का बनना
भ्रूण का बनना, बीज का बनना, क्या ये लैंगिक जनन के लक्षण है कि अलैंगिक जनन के लक्षण है? सीधा बोलेंगे सर भ्रूण का बनना, बीज का बनना ये तो लैंगिक जनन के लक्षण है। मैंने कहा हाँ, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन जैसी है। हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में युग्मक और निषेध, युग्मक नाम युग्मक बन रहा है ना निषेध, यानी ये है तो वास्तव में क्या अलैंगिक जनन, लेकिन अलैंगिक जनन करते हुए कोई प्लांट बीज बना रहा है, और बीज किसमें बनते? लैंगिक जनन में। यानी है तो ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन, लेकिन किसकी नकल उतार रहा है? ऐसा लग रहा है कि भैया बीज बन रहा है, यानी कोई प्लांट है जिसमें बीज बन रहा है। हम तो यही सोचेंगे ना कि यार लैंगिक जनन हुआ, लेकिन कोई युग्मक नहीं बना, कोई निषेचन नहीं हुआ। इट मींस है तो वास्तव में क्या ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन, लेकिन ये नकल उतार रहा है, मिमिक्री कर रहा है, अनुहारक है। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है अनुहारक। अनुहारक का मतलब मिमिक्री, नकल उतारना। यानी असंग जनन किसकी नकल उतार रहा है? सर लैंगिक जनन की नकल उतार रहा है, उसका अनुहारक है, उसकी मिमिक्री कर रहा है। कौन? असंग जनन। वास्तव में ये अलैंगिक जनन है, लेकिन इसका उत्पाद जो बन रहा है वो लैंगिक जनन जैसा बन रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि असंग जनन जो है वो लैंगिक जनन की मिमिक्री कर रहा है। अब आपका प्रश्न होगा सर ये तो चलो समझ में आ गया कि युग्मक जब नहीं बने, निषेचन जब नहीं हुआ, तो सर ये भ्रूण कैसे बन गया, ये बीज कैसे बन गया? है ना, यही तो मेजर क्वेश्चन है कि सर भ्रूण कैसे बन गया और बीज कैसे बन गया? ये कैसे बन गया जब युग्मक ही नहीं बना, निषेचन ही नहीं हुआ, तो भ्रूण कैसे बन गया, बीज कैसे बन गया? मैंने कहा यही चीज ही तो हमें समझनी है। हमें समझना है असंग जनन के प्रकार। किसके प्रकार देखने हैं? सर असंग जनन के प्रकार देखने हैं। बेटा असंग जनन के 3 प्रकार हैं। पहला है डिप्लोस्पोरी, दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और तीसरा है एपोस्पोरी। ये तीनों वर्ड याद रखने हैं, डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और एपोस्पोरी। ठीक है, इसको एगेमोस्पर्मी भी बोल दिया जाता है। असंग जनन को क्या बोल दिया जाता है? एगेमोस्पर्मी भी बोल दिया जाता है। आइएगा, क्या है सर ये डिप्लोस्पोरी क्या है? आइए इसको समझते हैं। सर डिप्लोस्पोरी क्या है? हिंदी में भी लिख देंगे, हिंदी में डिप्लोस्पोरी को डिप्लोस्पोरी लिखिएगा। आप आपके कोर्स में नहीं दे रखा है, इसलिए आप डिप्लोस्पोरी को डिप्लोस्पोरी ही लिखना है। ठीक है, क्या है डिप्लोस्पोरी उसको समझ लेते हैं। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो बेटा फिर सब कुछ थल्ले थल्ले है। देखो आपको अगर याद आ रहा हो इस तरीके से, ये सर बीजांड था। मैंने कहा हाँ जी, इस बीजांड के अंदर ये जो कोशिकाएं थी सर, ये कोशिकाएं थी हमारी बीजांड काय की कोशिका। मैंने कहा हाँ जी, यहां पर एक कोशिका थी जिसका निर्माण हुआ था, जो आकार में बाकी कोशिकाओं से कंपैरेटिवली बड़ी थी। उसका नाम कोई मुझे बताएगा फटाफट? यहाँ पर एक कोशिका थी जिसका आकार बड़ा था, जो बीजांड द्वार सिरे की तरफ थी। उसका नाम क्या था? सभी को याद है? वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। इसका नाम क्या था? एमएमसी। कैसी थी एमएमसी? डिप्लॉइड थे कि हैप्लॉइड थी? सर ये एमएमसी डिप्लॉइड थी। इनको याद है? जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनको पता है, जो नॉन सीरियस है उनको बार बार एक चीज याद दिलाऊंगा, फायदा नहीं है। तो कौन थी? मेगास्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, डिप्लॉइड थी। आपने इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या कराया था सर? अर्धसूत्री विभाजन कराया था। हाँ जी। उस अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनाए थे। हाँ जी। 3 जो थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। हाँ जी। केवल 1 बच गया था। हाँ जी, जो आकार में बड़ा हो गया था। हाँ जी, क्या कहला रहा था? क्रियाशील गुरु बीजाणु कहला रहा था। हाँ जी, यही था ना। इसको हमने क्या बोला था सर? क्रियाशील गुरु बीजाणु। यानी कैसा विकास हुआ? एक बीजाणु का विकास देखा था। ठीक है, फिर इस
क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या हुआ था सर? समसूत्री विभाजन हुआ, पहला 2 केंद्रक बने, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन हुआ, 2 से 4 केंद्रक बने, 4 से 8 केंद्रक बने थे। देखा था आप सभी ने, सभी को याद आ रहा है? ये सारी चीजें याद है, भूले तो नहीं है? स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मेगास्पोर मदर सेल, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 मेगास्पोर बनी, 3 नष्ट हो गई, 1 बच गई। उस 1 मेगास्पोर के अंदर 1 केंद्रक से 2 केंद्रक, 4 केंद्रक, 8 केंद्रक, 8 केंद्रकों में से 3 इधर रह गए, 3 इधर रह गए। 6 कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ था, याद आ रहा है? 6 कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ था। क्या बनाया था सर? हमने भ्रूण कोश बनाया था। ये 3 केंद्रक, ये 3 केंद्र, 2 बीच में आ गए थे, और फाइनली ये हमने क्रियाशील, ये हमने क्या बनाया था? भ्रूण कोश बनाया था। सभी को ये चीज याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो बहुत गलत बात है। ये हमने किया था। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, ये एमएमसी, दिस इज एमएमसी। ये कौन थी? हमारी एमएमसी थी। इस एमएमसी के बाद की घटनाएं हमने देखी। एक दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये हमारी एमएमसी है। फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस, ठीक है? एमएमसी ये भी है, एमएमसी ये भी थी, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है? थोड़ा अलग रंग से ले लेते हैं समझने के तौर पर, रंग थोड़ा अलग ले लेते हैं। चल इस बार हम ब्लू कलर से दिखाते हैं। सपोज ये हमारी एमएमसी, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस कंपैरिजन करना है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं इस एमएमसी में कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। जब कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो क्या 4 मेगास्पोर बनेंगी? नहीं। 3 नष्ट होंगी? नहीं। 1 बचेगी? नहीं। तो फिर क्या होएगा सर? सीधे अगले स्टेप पर आ जाते हैं। ये कौन था बेटा? सर ये हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु था। ये सिंपल गुरु बीजाणु था। एक कैसा था सर? हैप्लॉइड था। उसका केंद्र कैसा था? हैप्लॉइड था। हाँ सर। ये कौन है सर? ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर 1 केंद्रक था। उस 1 केंद्रक ने विभाजन किया, 2 केंद्रक बनाए। समझ 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 समझना समझना समझना। आपने ये स्टेप खा गए आप। सीधा मेगास्पोर मदर सेल जो थी उसका जो 1 केंद्रक था उसमें केंद्रक का विभाजन हुआ एक बार, फिर केंद्रक का विभाजन हुआ। टोटल कितने केंद्रक बन गए? 4। फिर एक बार और केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर एक बार और केंद्रक का विभाजन हुआ। कितने बन गए सर? 8। और फाइनली वही बात फिर से 3 यहां आ गए, 3 यहां आ गए, और एक स्ट्रक्चर बन गई है जिसके अंदर ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनी है। ये है भ्रूण कोश। अब आप मुझे बताओगे, अगर आप सीरियसली ध्यान से सुन रहे हो और मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, सोचो इस भ्रूण कोश में और इस भ्रूण कोश में क्या डिफरेंस है? बस इतना सा, इतनी सी बात पूछूंगा। इस भ्रूण कोश में, इस भ्रूण कोश में क्या डिफरेंस है? आराम से। इस भ्रूण कोश में 7 कोशिका थी, 8 केंद्रक थे। इस भ्रूण कोश में भी 7 कोशिका है, 8 केंद्रक है। बस इतना सा फर्क है कि ये भ्रूण कोश हैप्लॉइड था, इसमें जो अंड कोशिका थी वो हैप्लॉइड थी। यहां पर जो भ्रूण कोश है पूरा का पूरा डिप्लॉइड है। अब आप मुझे बताना, क्या मैं इसको अंड कोशिका बोलूं? क्या मैं अब इसको अंड कोशिका बोलूं?
युग्मक बोलूं, युग्मक बोलूं। ये जो यहां पर 3 कोशिकाएं हैं जिसमें से जिसको हम वहां पर अंड कोशिका बोल रहे थे, बोलूं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, युग्मक है क्या? नहीं, जायगोट की तरह बिहेव करेगा डायरेक्टली। किसी निषेचन की जरूरत नहीं है बाबू, किसी निषेचन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिस स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड। ये बस पोषण लेगा, बाकी चीजों से पोषण प्राप्त होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। वो युग्मनज है, अंड कोशिका नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? युग्मनज। लास्टली जल्दी से मुझे बताइएगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या यहां पर एक डिप्लॉयड सेल ने भ्रूण कोश बनाया? क्या यहां पर एक डिप्लॉयड सेल ने भ्रूण कोश बनाया? और उस भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण बना, उस भ्रूण कोश के अंदर भ्रूण बना। हाँ, डिप्लॉयड सेल ने भ्रूण कोश बनाया। वो डिप्लॉयड सेल का नाम था मेगास्पोर मदर सेल। यानी खुद मेगास्पोर मदर सेल जो है, विदाउट मियोसिस, बिना अर्धसूत्री विभाजन करे भ्रूण कोश बना दे, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। कितना इजी था आपके समझने के लिए, जरा मुझे बताइएगा, कितना इजी था आपके समझने के लिए, मुझे बताइएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन पूछूंगा बस आपसे, कितना इजी था आपके समझने के लिए बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ आपसे, कोई बच्चा अगर मुझे बता पाए यहां पर एंडोस्पर्म जो होएगा वो कैसा होएगा, पूछ लूं? यहां पर भ्रूण पोष कैसा होएगा? भ्रूण पोष 2n 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 है ना, है ना? कैसा होएगा? 2n होएगा। सोचो जल्दी से, फटाफट सोचिएगा। यस, कैसा होएगा? भ्रूण कोश। अब कई बच्चों ने दिमाग लगा लिया, कईयों ने बोला सर 5n होएगा। कैसे सर? सर 2n और एक सर नर युग्मक भी तो आएगा। भोंदूलाल, असंग जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है। 5n कहां से कर दिया मोहम्मद अरबाज? तो केवल 2n और 2n ये दोनों फ्यूज्ड होकर कैसा होएगा? 4n कंडीशन में टेट्राप्लॉइड क्या होएगा? भ्रूण कोश होएगा। क्या ये कौन से प्लांट में मिलता है? मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, आप लिखेंगे भी तो आप एक हफ्ते बाद भूल भी जाएंगे। डेंडिलियन एक मात्र एग्जांपल इस पृथ्वी पर जिसमें ये पाया जाता है, डेंडिलियन। ठीक है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझना था कि कैसे हुई डिप्लोस्पोरी। क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का? ये पहला टाइप था इस चीज का, असंग जनन का, जिसका नाम था डिप्लोस्पोरी। ठीक है, नेक्स्ट अगले पर आते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ। सर डेंडिलियन क्या होता है? यार तो एक तो ना तुम बेटा, एक प्लांट का नेम है डेंडिलियन, जरूरी नहीं है ना बेटा आपने जो चीज नहीं सुनी हो वो नहीं होती हो। समझना इस चीज को बेटा, क्योंकि हर साल मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत सारे आते हैं, ये बोलते हैं सर ये कौन है, सर ये कौन है। बेटा ये एक प्लांट का नाम है जो मे भी हो सकता है आपने ये नहीं सुना हो। बालक पूछ रहे सर 4n कैसे हुआ? आप मुझे बताइए, यहां पर ये n और ये n था, ध्रुवीय केंद्र कैसा था इस वाली कंडीशन में? n और n था, एक और n आया था तो 3n हो गया था। यानी ये दोनों केंद्रक
एन एन फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। मैंने आपको ना डीपीपी में क्वेश्चन भी दिए हैं। ये जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ना, ये दोनों फ्यूज्ड होकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। फिर वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ एक और हैप्लॉइड नर युग्मक जुड़कर 3n कंडीशन होती है। डन। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर n और n मिलकर 2n थे, फिर एक और n आया था, नर युग्मक आया था, तब हुआ था ना 3n। अब जरा सोच, अगर ये n n है तो यहाँ पर ध्रुवीय केंद्र कैसा है, 2n 2n, नर युग्मक आएगा नहीं, निषेचन हो नहीं रहा, तो 2n 2n मिलकर 4n। अरे डिप्लोस्पोरी को डिप्लोस्पोरी लिख सकते हो शुभी साहू आप। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे आपको बेटा। नेक्स्ट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इसको आप लिख सकते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। आइएगा इसको समझते हैं। अब ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सेम टू सेम वही कंडीशन है, हाँ सर। सेम टू सेम वही कंडीशन, हाँ जी सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो यहां पर गुरु, यहां पर ये प्लीज समझना, प्लीज प्लीज प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में जाएंगे। देखो यहां पर ये कौन है सर, ये मेगास्पोर मदर सेल। अब की बात एमएमसी थी, इस एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 मेगास्पोर बनी, जिसमें से 3 नष्ट हो गई, 1 बच गई। आपने इस एक को क्या बोला, क्रियाशील गुरु बीजाणु बोला था। ओके सर। फिर इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में 2 केंद्रक थे, 2 से 4 हो गए, 4 कोशिकीय 8 कोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की आपका भ्रूण कोश बन चुका है। मैंने कहा बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, क्या बना दिया सर आपने, सर हमने तो भ्रूण कोश बना दिया। क्या बना दिया सर, हमने तो भ्रूण कोश बना दिया है। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या होएगा आगे, जरा ध्यान से देखना। आपको बाहर कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, हाँ सर। ये सेल्स किसकी हैं बेटा, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, जितने भी बच्चे रुके हुए हैं जिनको समझ में आ रहा है। यस, ये कोशिका किसकी है, बीजांडकाय की है ना, पीसी है, करण कुमार पीसी है, ये पीसी है, बुधू। और ये कोशिकाएं किसकी हैं सर, ये अध्यावरण की कोशिकाएं हैं। ये कोशिका किसकी, अध्यावरण की, ये कोशिका किसकी, बीजांडकाय की। मैंने कहा वेल डन, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा इन कोशिकाओं को अगर मैं बाहर निकाल कर दिखाऊं तो ये कोशिका डिप्लॉइड है, हाँ जी। इस कोशिका को बाहर निकाल कर दिखाया, ये भी कोशिका कैसी है, डिप्लॉइड है, हाँ जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इधर देखना, धमाधम धमाधम, धड़ाधड़ धड़ाधड़, धड़ा फड़ फड़ा फड़, ये अगर विभाजित होने लग जाए तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी इसकी। सर ये भी ऐसा कर सकती है, मैंने कहा बिल्कुल कर सकती है। नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट की सेल बढ़ती जा रही है या नंबर ऑफ बीजांडकाय की कोशिकाएं बढ़ती जा रही है। सुनने पर ध्यान दिया करो। बीजांडकाय की कोशिका जो थी वो धमाधम विभाजन करके एक संरचना बना दी, या अध्यावरण की कोशिका धमाधम विभाजन करके एक संरचना बना दी। और ये संरचना, ये स्ट्रक्चर को जरा देखो, ये मान लो वो संरचना है, ये वो संरचना है जो यहां से यहां आई।
और सोचो ये एंटर हो रही है इसके अंदर। डिच क्यों, डिच क्यों, कहां जा रही है? मजा आ गया? देशराज खुशवा आज के बाद नहीं करेगा, नहीं करेगा ना आज के बाद, आज के बाद नहीं होना चाहिए। यस, ये कहां जा रही है, कहां जा रही है, किसके अंदर जा रही है? भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश के अंदर अगर जाएंगी, किसके अंदर अगर जाएंगी सर? भ्रूण कोश के अंदर अगर जाएंगी, भ्रूण कोश के अंदर अगर जाएंगी, बाकी सेल्स को डैमेज कर देंगी अंदर। अरे एमएमसी में कहां जा रही है यार? तुम क्यों दिमाग नहीं लगाते हो यार? राधिका पाल, आप में बिल्कुल दिमाग नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है आपके अंदर। ये एमएमसी थी ये राधिका पाल, क्या ये एमएमसी थी? क्या दिखाया है यहां पर? क्या लिखा हुआ है? भ्रूण कोश लिखा हुआ है। बिल्कुल सीरियस नहीं है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। तुमको अभी तक ये नहीं पता लगा कि 7 कोशिकी 8 केंद्र की संरचना को एमएमसी बोलेंगे यहां पर। यस, ये कौन था? भ्रूण कोश था। वापस से सुनो, अंदर कौन थी पहले? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बने? 4 गुरु बीजाणु। 4 में से 3 नष्ट हो गए, एक क्या बच गया था? गुरु बीजाणु। वो क्रियाशील गुरु बीजाणु में एक बार समसूत्री से 2 केंद्रक, फिर 4 केंद्रक, फिर 8 केंद्रक, फिर भ्रूण कोश बन गया था। दिखा दिया ये रहा। अब इस भ्रूण कोश के अंदर मैंने क्या बोला कि प्रतिमुखी कोशिका है, केंद्रीय कोशिका है, अंड कोशिका है, सहायक कोशिका, सब कुछ है। ये भ्रूण कोश 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला है। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं दोस्त, क्या हुआ कि ये बीजांड काय की कुछ कोशिकाएं थी जो धमाधम विभाजित होने लग गई और घुस गई अंदर, या अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं धमाधम विभाजन करके इस तरीके से समूह बनाया और अपने स्थान से खिसक कर यहां पर आ रही हैं, यानी अपना स्थान छोड़ रही हैं, अपनी जगह से हटकर भ्रूण कोश के अंदर आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, अपना स्थान छोड़कर अंदर आ रही है। और जब अंदर आएंगी तो किसी ना किसी संरचना को डैमेज करेंगी, डैमेज कर देंगी अंदर। हाँ सर, डैमेज कर देंगी। और डैमेज करने के बाद क्या होएगा? खुद ग्रोथ कर रही है। किसके अंदर ग्रोथ कर रही है सर? इस भ्रूण कोश के अंदर ये संरचना या ये संरचना, यानी या तो बीजांडकाय का समूह जा रहा है या अध्यावरण का समूह अंदर जा रहा है, और जाकर ये किस में बदलेगा सर? भ्रूण में बदल रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, ये समूह भ्रूण में बदल रहा है अंदर, किसके अंदर? इस भ्रूण कोश के अंदर गई ये संरचना, भ्रूण कोश के अंदर जा रही है, कोश के अंदर जा रही है, कोश के अंदर जा रही है। जो जा रही है वो क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? भ्रूण बनाएगी कि नहीं बनाएगी? सर ये परजीवी है। बेटा परजीवी क्या होता है? एक जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है। क्या यहाँ पर 2 अलग अलग जीव दिख रहे हैं आपको? क्या आपको 2 अलग अलग जीव दिख रहे हैं बेटा? एक बीजांड के अंदर ऐसा हो रहा है कि अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं आगे चलकर भ्रूण बना रही हैं और वो अंदर घुस रहा है, या बीजांडकाय की कोशिका भ्रूण बना रही है और वो अंदर घुस रहा है। और अगर अंदर घुस रहा है तो जरा जल्दी से सोचिए, ये भ्रूण भ्रूण कोश के अंदर एक होगा कि बहुत सारे होंगे? आराम से सोचना। देखो ये भी अंदर घुस गया, ये भी अंदर घुस गया, इधर से और होएगा, वो भी अंदर घुस जाएगा। तो एक भ्रूण होएगा कि बहुत सारे भ्रूण होंगे? सर बहुत सारे भ्रूण होंगे। क्या इसी परिस्थिति को मैं बहु भ्रूणता कह सकता हूं? और ये बहु भ्रूणता का उदाहरण आपने याद रखना है, सिट्रस पादप। खट्टे फल वाले जो पादप जो होते हैं, सिट्रस पादप होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? बहु भ्रूणता पाई जाती है। यस बेटा, एग सेल को भी नष्ट कर देंगे।
इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अपस्थान, नाम में देखो अपस्थानिक, यानी अपने स्थान से खिसक कर भ्रूण का निर्माण करना। कौन कर रहा है भ्रूण का निर्माण, ये जरूर याद रखना। या तो बीजांडकाय, या तो बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण, सॉरी, या तो बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण की कोशिका। डन, ठीक है, क्लियर है। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई है। डिप्लोस्पोरी, यहां पर तो खुद मेगास्पोर मदर सेल ने भ्रूण कोश बनाया था। यहां पर अध्यावरण की कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका भ्रूण बना रही है और किसमें घुस रही है, भ्रूण कोश के अंदर घुस रही है। तीसरी कंडीशन हमारे कोर्स में नहीं दे रखी है, हमारे सिलेबस में ये दे रखा है बस। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा बहुभ्रूणता, और लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में क्या, बहुभ्रूणता का एक उदाहरण भी लिखा और वहां पर बताया भी हुआ है कि असंग जनन में कैसे होता है, या तो अध्यावरण की कोशिका या बीजांडकाय की कोशिका भ्रूण कोश में एंटर होता है भ्रूण बनाकर। आखिरी होता है एपोस्पोरी, इसको अपबीजाणुता भी बोल दिया जाता है। एपोस्पोरी, अपबीजाणुता। देखिए यहाँ पर फटाफट में दिखा देता है। एक कायिक प्रवर्धन होता है, असंग जनन एगेमोस्पर्मी होता है। एगेमोस्पर्मी, एपोमिक्सिस, असंग जनन जो होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें पाया जाता है, कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे एस्टेरेशी कुल में पाया जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एस्टेरेशी कुल, जिसको हम सूरजमुखी का कुल भी बोलते हैं। मेन प्लांट जो होता है इस कुल के अंतर्गत वो कौन होता है सर, सूरजमुखी होता है। तो सूरजमुखी का कुल कहा जाता है कौन सा, एस्टेरेशी कुल को। तो एस्टेरेशी कुल के अंदर क्या पाया जाता है, एपोमिक्सिस पाया जाता है, असंग जनन पाया जाता है, जहां पर बीज जो होता है निषेचन का उत्पाद होता है। फिर भी कुछ पुष्पीय पादप जैसे एस्टेरेशी के पादपों में और घासों में, याद रखना है, घासों में और एस्टेरेशी बिना निषेचन के बीज उत्पन्न हो रहा है। बिना निषेचन के अगर फल उत्पन्न हो रहा है, अनिषेक फल। बिना निषेचन के बीज उत्पन्न हो रहा है, असंग जनन। ठीक है, नेक्स्ट एपोमिक्सिस एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो किसकी नकल उतार रहा है, लैंगिक जनन की नकल उतार रहा है। एपोमिक्सिस बीज के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला था डिप्लोस्पोरी, जहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि मेगास्पोर मदर सेल जो है सीधा कार्य करती है और क्या बनाती है, द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती है। कौन, मेगास्पोर मदर कोशिका जो है वो किसके जैसा कार्य कर रही है, मेगास्पोर के जैसा कार्य। भाई मेगास्पोर आगे चलकर क्या बनाती है, भ्रूण कोश। यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर के जैसा कार्य कर रही है और किसमें बदल रही है, द्विगुणित भ्रूण कोश में बदल रही है, जिसमें द्विगुणित अंडा होता है, जो एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन से नहीं बनता, जो बिना न्यूनीकरण या अर्धसूत्री विभाजन के बनती है। अब वही अंडा क्या कहलाएगा, युग्मनज कहलाएगा, और वो युग्मनज भ्रूण का निर्माण। खत्म। ये क्या था हमारा, डिप्लोस्पोरी। नेक्स्ट दूसरा क्या था, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। किसमें मिल रहा है, नींबू में, सिट्रस पादप है, आम में। याद रखना, एग्जाम्पल याद रखने। इसका एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है, नहीं सर, कहीं नहीं लिखा हुआ है। नींबू में, आम में क्या पाया जा रहा है सर, भ्रूण कोश के आसपास की कुछ बीजांडकाय की कोशिका। वर्ड पर फोकस करना, भ्रूण कोश जो है ना, भ्रूण कोश बना, हाँ, उसके आसपास बीजांडकाय की कोशिका जो है विभाजित होने लग जाती है और भ्रूण कोश में आ जाती है। और किस में बदल जाती है सर, भ्रूण में बदल जाती है। खत्म। दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। खत्म, इतना सा था। एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं, नींबू, सिट्रस पादप याद रखने, आम याद रखने। आखिरी जो है दैट इज एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरी को एक लास्ट इस चैप्टर का डायग्राम देखेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, दिस इज डिप्लोस्पोरी, दिस इज एपोस्पोरी। फटाफट देखना, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, और ये जो था ये था हमारा बहुभ्रूणता। खत्म। अब आप बोलेंगे सर डिप्लोस्पोरी समझ में आ गया था कि मेगास्पोर मदर सेल जो थी, मेगास्पोर मदर सेल ने भ्रूण कोश बनाया था। किसने, मेगास्पोर मदर सेल जो थी इसने भ्रूण कोश बनाया था ना, हाँ जी।
अब मैं आपसे कहूं, ये मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनी, इधर प्लीज प्लीज, हेलो हेलो हेलो, मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनी। कौन है ये? इधर देखना, ये है बीजांडकाय की कोशिका। कौन है ये? बीजांडकाय की कोशिका। और ये बीजांडकाय की कोशिका जो है वो कैसी है सर? डिप्लॉइड। ये बीजांडकाय की कोशिका कैसी है सर? डिप्लॉइड है। अब की बार बीजांडकाय की कोशिका किसी भ्रूण कोश में एंटर नहीं हो रही, खुद बीजांडकाय की कोशिका में ये हुआ, 1 केंद्रक से 2, 2 से 4, 4 से 8 और फाइनली भ्रूण कोश बनाया। यानी क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी में बस इतना सा डिफरेंस था। डिप्लोस्पोरी में भ्रूण कोश जो था और एपोस्पोरी में जो भ्रूण कोश है, दोनों में सेम है। यहां पर भी डिप्लॉइड है, वहां भी डिप्लॉइड है, बस इतना सा फर्क था कि डिप्लोस्पोरी में ये भ्रूण कोश किसने बनाया था? एमएमसी ने बनाया है। और एपोस्पोरी में जो भ्रूण कोश बनेगा, एपोस्पोरी में जो भ्रूण कोश बनेगा, जो कैसा होएगा? डिप्लॉइड होएगा। भ्रूण कोश बनाने का कार्य कौन करता है? अदर देन एमएमसी। किसको छोड़कर? एमएमसी को छोड़कर कोई भी कोशिका, अब चाहे वो बीजांडकाय की कोशिका हो, चाहे वो अध्यावरण की कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो, अदर देन एमएमसी। बस अगर एमएमसी ने बनाया, डिप्लोस्पोरी। एमएमसी ने भ्रूण कोश नहीं बनाया, एपोस्पोरी। खत्म, इतना सा था। पढ़ ले, ये देख क्या लिखा हुआ है। मेगास्पोर मदर कोशिका के अलावा कोई भी द्विगुणित कोशिका से अगर क्या बन जाए, फोकस करना, वर्ड पर फोकस करना। देखो ये क्या दिखाया है, ये कौन है? भ्रूण कोश। अगर ये भ्रूण कोश कौन बना रहा है? मेगास्पोर मदर सेल के अलावा कोई भी द्विगुणित कोशिका बना दे तो एपोस्पोरी। खुद मेगास्पोर मदर सेल ऐसी संरचना बना दे तो डिप्लोस्पोरी। और अगर ये बाहर वाली कोशिका, बीजांडकाय की कोशिका या अध्यावरण की कोशिका, इसके अंदर घुसे तो, किसके? एक नॉर्मल भ्रूण कोश के अंदर घुसे तो बहुभ्रूणता। ये था आपके 3 टाइप्स। किसके बेटा जी? लिखना है ये जब नोट्स, इसीलिए मैंने आपको कल है ना स्लाइड भेज दी थी, जरा पढ़ लेना एक बार। ये था आपका चैप्टर बेटा, और इस चैप्टर के साथ ही हमने समाप्त किया है ये आपका सारी चीजें।